अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ओछे हटकंडों पर उतर आए हैं। इसकी क्या वजह है? एक वो कहते हैं ना कि अंधेरे में चला हुआ तीर क्योंकि निशाने पर लग गया, तो अब उन्होंने इसी को अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है। वो कौन सा तीर है और क्या नई स्ट्रैटेजी है, उसकी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने जिक्र आपसे करना है कि जिस दिन इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद हुई, किस मामले में? तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले में। उस दिन इमरान खान साहब का जो पारा था वो इतना आउट हुआ, इतना हाई था, मीटर घूम गया इमरान खान साहब का गुस्से में, इस हद तक गुस्से में कि कुछ भी अपने मुंह से बोले चले जा रहे थे। इस हद तक वो बोले कि उन्होंने खुलेआम धमकियां दी। किनको धमकियां दी? वो 3 लोग जिनको धमकियां दी गई वो कौन थे, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब शुरू से उनको आदत है महाज खोलने की। जब कोई भी काम उनके तरीके, उनके हस्बे मंशा ना हो तो सिंपल उसका तरीका ये होता है कि वो ना एक नया कट्टा खोल देते हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक महाज खोला था, खुला है, और ये अभी तक खुला हुआ ही है। 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी, इंच तो खैर बहुत बड़ी चीज़ होती है, 1 सेंटीमीटर भी जो है वो अपने उस मौक़िफ़ से नहीं हटे। और उन्होंने अभी तक जो 9 मई को तर्ज़ अमल अपनाया वो था इदारों पर चढ़ाई करने का, वो था फ़ौजी जवानों की इज़्ज़तों को तार तार करने का। वो उस अमल के ऊपर अभी तक ना नादिम है, ना शर्मिंदा है, ना कोई गिल्ट है, बल्कि इनफैक्ट उसी डगर पर वो मज़ीद आगे चलते जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक महाज उन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ खोला था कि जहाँ जहाँ वो जजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वो इस अदलिया के ऊपर चढ़ करके, उसके कंधों पे चढ़ करके अदलिया के, वो ना सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन बल्कि तमाम तर इंतखाबात के हवाले से जितना फ़ायदा निचोड़ सकते हैं, बटोर सकते हैं, उतना बटोरेंगे। और जहाँ जहाँ लगेगा कि उनका अब अदलिया के ऊपर ज़ोर नहीं चल रहा तो वो वहाँ वहाँ अदलिया के ख़िलाफ़ भी महाज खोलेंगे। इस हवाले से मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, शेर अफजल मरवत साहब क्या कर रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब क्या कर रहे हैं, शोएब शाहीन साहब ने क्या किया, किस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ पूरे की पूरी PTI ने गंदे होचे किस्म के, घनौने किस्म के ट्रेंड्स बनाए। अभी तक वो जारी हो सारी है, और मैं आपको बता रही हूँ आने वाले दिनों के अंदर ये मज़ीद ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक हमें इतलात मिली हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि भाई अभी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की शिकायत लगाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, मतलब माँ सदके जाए। ये वो कर रही है काम कि ये उस तरफ जो है ये काम जाना है। और अगर आने वाले दिनों के अंदर आपको ये पता चले कि एक रेफरेंस दायर किया गया है, एक शिकायत लगाई गई है, एक जो है वो पूरी चिट्ठी लिखी गई है कि भाई ये जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये बायस्ड हैं, ये अपनी बायसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं, तो आपने ना हैरान हो रहा है ना परेशान होना है। वो इसलिए क्योंकि अगर PTI इस नहज पर आ जाएगी जो कि आने वाली है, तो आगे भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब है, आगे कोई आम ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। आगे वो शख्स है जिसने पहले भी इस किस्म की जो फजूल किस्म के जो रेफरेंसेस से उससे निबरा था, और अब भी अगर उन पर बायसनेस का इल्ज़ाम लगाया जाएगा, उनके ऊपर अदम एतमाद किया जाएगा, उसकी लिख करके शिकायत की जाएगी, तो तब भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इनकी बहुत अच्छे से तरीके से तसल्ली कराएंगे। एनीवेज़, एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जी हुआ ये कि जब कमरा अदालत के अंदर, बेसिकली कमरा अदालत ऑब्वियसली वो जेल ही थी, जब अडियाला जेल के अंदर फ़र्द जुर्म आयद की गई इमरान खान साहब पर और फवाद चौधरी साहब पर, इमरान खान साहब आपे से बाहर हो गए, होश उनके खो गए, होशो हवास उनके उड़ गए, और इस हद तक वो आपे से बाहर हो गए कि उन्होंने वहीं खड़े खड़े, जज साहिब भी थे, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के 3 लोग थे, वो इलेक्शन कमीशन के जो 3 लोग थे उनको उन्होंने कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे ऊपर ये अटेम्प्ट किया है, ये फ़र्द जुर्म लगाने की जो आपने जुर्रत की है, मैं आपको ये बता दूं कि मैं तुम तीनों की शक्लें जानता हूँ। ये तू तरह पे आए सीधे डायरेक्ट कि मैं तुम तीनों की शक्लें जानता हूँ, मुझे तुम तीनों के नाम मालूम है, मैं इक़्तिदार में जब आ जाऊँगा ना तुम सब पर आर्टिकल 6 लगाऊँगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तुम जिन लोगों के कहने के ऊपर ये सब चीज़ कर रहे हो, जिनके ऑर्डर्स के ऊपर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, वो तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। ये आलम है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके औसान ख़ता हो गए, हवास बाख्ता हो गए इमरान खान साहब, क्योंकि कोई नॉर्मल शख्स तो ये बात नहीं करेगा। जो हालात चल रहे हैं, क्या इमरान खान साहब को ये लगता है कि वो जेल से बाहर आ पाएंगे? क्या इमरान खान साहब को ये लगता है कि जो उन्होंने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं इतनी आसानी से कोर्ट कचहरी जेलें FIR इनसे उनकी जान छूट जाएगी?
यहाँ पर किसी एक शख्स के ऊपर एक FIR हुई हो ना तो उससे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो सैकड़ों FIR है और ढेरों दर्जनों के हिसाब से ऐसे बड़े बड़े केसेस जो कि इमरान खान साहब ने अपने गले में डाले हुए हैं। इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या इमरान खान साहब को अभी भी ये उम्मीद है कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, वो हुकूमत में आएंगे और फिर आएंगे और आकर के आर्टिकल 6 लगाएंगे, वो भी इन लोगों पर। ये वही वाली बात है जो कि मैं आपको हमेशा, इमरान खान साहब ने जब इस तरह के रंग ढंग दिखाने शुरू किए थे तो मैंने आपको बताया था कि डराता वो शख्स है जो खुद डरा हुआ हो, धमकाता वो शख्स है जिसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो। तो इमरान खान साहब इस हद तक डरे में हैं कि वो जेल में भी बैठ करके, जेल के अंदर मौजूद जब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होती है तो सब लोगों के सामने, जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पर सबके सामने खुली धमकियाँ देते हैं इन लोगों को। और क्यों धमकियाँ देते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब खुद डरे में। डरा हुआ इंसान ही दूसरों को डराता है। वो डरा रहे थे इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे मौजूद 3 लोगों को, और तीनों को कह रहे थे कि भाई मैं इक़्तिदार में आ गया तो आर्टिकल 6 10 साल तक तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने वाले नहीं है, और 10 साल के बाद मुझे नहीं पता कि उनकी यादाश्त का क्या आलम रह जाएगा। ठीक है, मतलब अपने आप को फिजिकली सेट, बाल छाल, शक्ल वकल, ये तो सारी चीज़ें आप हेल्प से, कॉस्मेटिक हेल्प से ठीक करा सकते हैं और इसमें खैर कोई बुराई नहीं है, और इमरान खान साहब ये हेल्प लेते भी रहे हैं, आगे भी लेना चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है, जो मेंटल हेल्थ होती है वो किसी दवाई से ठीक नहीं होती। वो मेंटल हेल्थ जो है वो काउंसलिंग से ही ठीक होती है। उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। लेकिन उस किस्म की मैच्योरिटी ना इमरान खान साहब में है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। मामला ये है कि जब वो ये खुलेआम धमकियाँ दे रहे थे तो मुझे वो वाले इमरान खान साहब याद आ रहे थे। जबकि जब आपको याद है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, बतौर वज़ीर आज़म वो ये चीज़ें धमका रहे थे कि जब उनको पता चल गया था कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने वाला है उनके ख़िलाफ़, तो उन्होंने तभी से ये भाषण देना शुरू कर दिया था कि वो लोग जो कि मेरे ख़िलाफ़ वोट करेंगे, वो लोग जो मुझे छोड़ जाएंगे, लोग उनकी शक्लें याद रखेंगे, लोग उनको जो है जहाँ पर भी देखेंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं। याद है आपको वो वाली तकरीर इमरान खान साहब की, जिस तरह से वो कहा करते थे कि जिन लोगों ने इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में वोट नहीं किया उन लोगों के बच्चों के साथ कोई शादियां नहीं करेगा, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनके बच्चों को रिश्तों का प्रॉब्लम होगा, उनको काम करने का प्रॉब्लम होगा। लोग कहीं पर भी इनको देख लें, PTI वालों, मेरे लोगों, कहीं पर भी ऐसे लोगों को देख लेना, इनकी शक्लें पहचान लो, आपने इनको छोड़ना नहीं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, और एक तो बहुत ही मशहूर ज़माना वाक़या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और नदीम अफजल चंद और ये जितने भी जो इस तरह के लोग हैं उनके साथ एक होटल में हुआ। नूर आलम खान साहब वहाँ पर मौजूद थे कि जब अपनी फैमिलीज़ के साथ वो मौजूद थे और बहुत बुरे तरीके के साथ जो है एक बहुत ही बदमज़गी का वाक़या हुआ, राइट। क्योंकि जहाँ पर भी PTI के लोगों ने देख लिया उन्होंने उनके ऊपर चढ़ दौड़ना शुरू कर दिया। एहसन इकबाल साहब के साथ इस तरह का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर ही, और उनके ऊपर लोगों ने पिल पड़े। वो अलग बात है, फिर उनके घर जाके माफ़ी भी मांगे, और उस माफ़ी को भी इमरान खान साहब ने ये रंग दिया कि देखो देखो जी, ये इसने जानबूझ करके जो है अपनी हुकूमत में असर व रसूख होने का इस्तेमाल किया है, और उस शख्स को जानबूझ कर डरा धमका करके अपने घर बुलाया माफ़ी मांगने के लिए। हालांकि वो ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में उस इंसान ने बिल्कुल ये रियलाइज़ किया कि उनसे और उनकी फैमिली से ज़्यादती हुई और गलती हुई कि उन्होंने एहसन इकबाल साहब के साथ ये बदतमीज़ी की, और वो घर जाकर के उनसे माफ़ी मांग कर आए थे। खैर एनीवेज़, आपको मैं ये भी याद करा दूं कि ये इमरान खान साहब की कोई पहली वाहिद बड़क या धमकी नहीं है। वो इस तरह की धमकियाँ देते चले हैं। जज साहब को तो धमकी आपको याद है ना, ओए ज़ेबा चौधरी, याद है ना आपको। फिर बाद में माफ़ियाँ मांगते मांगते पीछे जा रहे थे, और उस टाइम पे भी अदालतें यही कोशिश कर रही थी कि किस तरह जी आप फिर से दोबारा सोच लें, फिर से जवाब देख लें, फिर से माफ़ी मांग लें, फिर से कोशिश कर लें, आपकी माफ़ी ठीक नहीं है, ज़रा ठीक कर लें। तो इमरान खान साहब ने तब भी धमकियाँ दी, ठीक है, वो जज साहब के मामले के ऊपर भी। फिर इसके अलावा जी इमरान खान साहब के इस हवाले से मुतअद्दिद बार एक ये रिकॉर्डिंग भी निकली जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि जी मैं आ जाऊंगा तो मैं फ़लाने DG को हटा दूंगा, या मैं फ़लाने आर्मी चीफ़ को हटा दूंगा, मैं फ़लाना कर लूँगा, टिमकाना कर लूँगा। वो ये जो इस तरह की फर्रे मारना और इस तरह की बातें करना, ये इमरान खान साहब का एक बहुत ही पुराना वतीरा है, और अभी भी इमरान खान साहब ने वही वतीरा रखा है, क्योंकि शायद इमरान खान साहब को लग रहा है कि अभी भी वही हालात हैं। अंदर इमरान खान साहब को गए हुए जेल में बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, ठीक है, महीनों गुजर गए हैं, और इन महीनों में पाकिस्तान बाहर का तब्दील हो गया है। इमरान खान साहब को नहीं पता, इमरान खान साहब को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि बाहर हालात किस हद तक तब्दील हो चुके हैं। इमरान खान साहब अभी वही अपनी पुरानी कैसेट बजाई जा रहे हैं। आपको याद है एक दफ़ा अपनी किसी पेशी पर आए थे और इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, और क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था कोर्ट के बाहर, और कोर्ट रूम के अंदर, सॉरी, और कोर्ट रूम के अंदर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ये कहा कि जो
آرمی چیف ہے وہ اس لیے ڈر رہا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا تو میں اس کو ہٹا دوں گا. تو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں میں کیوں ہٹاؤں گا اس کو, میں اس کو بالکل نہیں ہٹاؤں گا. تب بھی عمران خان صاحب اپنی سی وی دے رہے تھے اور اس طرح کی بات کر کے انہوں نے نہ صرف ایک دھمکی لگائی تھی تب جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی کہ دیکھو جی میں ہٹا سکتا ہوں لیکن میں تمہیں ہٹاؤں گا نہیں, تو تم بے فکر ہو جاؤ کہ میں آپ کو بالکل نہیں ہٹانے والا, یہ والی بات تھی. تو بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ موسٹ آف دا ٹائم ڈرے رہتے ہیں, غصے میں رہتے ہیں, بوکھلائے رہتے ہیں, اور پھر اسی طرح سے ڈر اپنا شو وہ لوگوں کو ڈرا کر, لوگوں کو دھمکا کر جو ہے اپنا نکالتے ہیں. بات صرف یہی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ایک اندھیرے میں چلا ہوا تیر, ایک وہ تیر جو کہ زرتاج گل صاحبہ نے چلایا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ زرتاج گل صاحبہ کو جب کسی نے بتا دیا کہ جاؤ چلو پشاور ہائی کورٹ چلو, وہاں پر تو بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ بھائی وہاں پر تو آپ کی سنوائی ہو جائے گی. لوٹ سیل ہے بھائی, لوٹ سیل ہے. کس کو ضمانت چاہیے, کتنی ضمانت چاہیے, کتنے حق میں پی ٹی آئی کے فیصلے چاہیے, جس کو چاہیے آؤ آ کے لے لو, مفت لے لو. انصاف آپ کی دہلیز پر, آپ آئیں تو صحیح, انصاف تو بالکل باہر آپ کو پلیٹ میں رکھ کر کے ہم آپ کو دیں گے. اور یہی ہوا جب زرتاج گل صاحبہ گئیں اور بیٹھ گئیں. اب معاملہ یہ ہے, میری نظر میں تو یہ بلیک میلنگ ہے, میری نظر میں بلیک میلنگ ہے, اور میں اس کا لفظ بھی یہی استعمال کروں گی. عمران خان نے تمام اپنے لوگوں کو زرتاج گل فارمولے کی کامیابی کے بعد یہ تائید کی ہے اور ان سب کو یہ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ سب لوگ, جتنے بھی لوگ جو روپوش ہیں, جتنے بھی لوگ جن کے اوپر مقدمے ہیں, جتنے بھی لوگ جو کہیں پہ چھپے ہوئے ہیں, وہ سب باہر نکلیں اور زرتاج گل فارمولا اپنائیں, یعنی کہ جا کر کے ہائی کورٹس کو بلیک میل کریں. جی ہاں, ہائی کورٹس میں جائیں, میڈیا ساتھ لے کر کے جائیں, اپنے فون کے کیمراز کھلے رکھیں, اور جیسے ہی ہائی کورٹ کے اندر آپ جائیں آپ لوگوں نے اپنے کیمراز اوپن رکھے, ویڈیوز بنانی شروع کر دینی اور وہاں پہ دھڑا دھڑ اپنے بیان دینے شروع کر دیں. اور تب تک آپ لوگوں نے ہائی کورٹ کے گٹے گوڈوں سے نہیں ہلنا, اس کے گٹے گوڈوں میں جا کے بیٹھ جانا ہے جب تک ہائی کورٹس آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ دے, جب تک ہائی کورٹس آپ کو پروٹیکشن نہ دے, جب تک ہائی کورٹس آپ لوگوں کو ضمانتیں نہ دے. عمران خان صاحب نے سب کو باہر نکلنے کا کہہ دیا ہے. فرسٹ ایئر کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ جتنی بھی خواتین ہیں, سب خواتین برقعے نقاب پہن کر کے, نقاب پوش حسینائیں بن کر کے, بالکل بشرا بی بی کی طرح, بالکل پنکی پیرنی کی طرح وہ مختلف ہائی کورٹس میں پہنچے. جو پشاور ہائی کورٹ جا سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ جائے, جو لاہور ہائی کورٹ جا سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ آئے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ جا سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جائے. اور ہائی کورٹ میں آپ نے جانا بھی انہی پہروں میں ہے, یہ شام والے پہروں میں جانا ہے تاکہ جی خوب میلہ جھمیلا لگے, خوب میڈیا اکٹھا ہو, خوب آپ لوگوں کی ویڈیوز بنے. وہ ویڈیوز ہمارے سوشل میڈیا کے جو کی واریئرز ہیں وہ بھی ہر جگہ پر چلائیں گے, اور آپ نے سب جا کر کے وہاں پر اپنی مرضی سے گن پوائنٹ کے اوپر بلیک میل کر کے ضمانتیں لینی ہے. یہ عمران خان صاحب بھول گئے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب نے انہی لوگوں کو استعمال کیا 9 مئی کرانے کے لیے, انہی حرکتوں کی وجہ سے, اسی سوچ کی وجہ سے 9 مئی ہوا کہ میں ہوں تو ٹھیک ہے, میں نہیں ہوں تو چاہے پاکستان کو آگ لگا دو. اور اب ایک اندھیرے میں چلا ہوا تیر, ایک تکا کام آ گیا, تکا کامیاب ہو گیا, اب وہ تکا ہر ایک پہ لگے گا. میں آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دے رہی ہوں کہ عمران خان صاحب نے مراد سعید اور یہ جو حماد اظہر اور وہ تمام لوگ جو کہ روپوش ہیں, جو کہ ابھی کہیں چھپے ہوئے ہیں, ان تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ پہلی ٹیئر میں جب تمام خواتین نقاب پوش حسینائیں بن کر کے ضمانتیں لے لیں گی تو اس کے بعد یہ تمام تر لوگ باہر آئیں گے. وہ لوگ جو کہ خیموں میں موجود زمان پاک کے باہر 9 مئی کے واقعہ کرنے والے, ٹریننگ حاصل کرنے والے لوگوں کو مانیٹر کر رہے تھے, مینج کر رہے تھے, ان کو ٹریننگز دے رہے تھے, ان کو لیڈ کر رہے تھے, جن میں مراد سعید, حماد اظہر اور اس طرح کے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ روپوش ہے, وہ سب جائیں گے اور وہ اسی طرح ہائی کورٹس کو بلیک میل کریں گے اور ان سے ضمانتیں لیں گے. سو بھائی جان, اب وقت آ گیا ہے کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے چڑھائی کی, جنہوں نے 9 مئی کیا, جنہوں نے ملک کو آگ لگائی, ان کو باہر نکلنا کا کہہ دیا گیا ہے اور فارمولا اپنایا جائے گا, زرتاج گل فارمولا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا کتنوں پر اور کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے, چاہے محاذ عمران خان صاحب کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے محاذ عمران خان صاحب کا اینٹی جوڈیشری ہو, یا چاہے عمران خان صاحب کا محاذ جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہو, یہ بات طے ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر انتخابات کے ساتھ ساتھ معاملات بہت گرم آ جائیں گے. ان میں مزید گرمی آئے گی, ان میں مزید تیزی آئے گی, اور ہمیں بہت کچھ پاکستان کی اس پولیٹیکل سینیریو میں دیکھنے کو ملے گا. لائک کریں, سبسکرائب کریں, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.